नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं आपके जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम है इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन और सभी के सभी यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। आज की जो वीडियो में हम आपके लिए पेडागोजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जी के सभी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लेकर आए हैं और सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। आपको एग्जाम में से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है यह है संवेदी स्मृति से। संवेदी स्मृति अर्थात जो सेंसरी मेमोरी जो है यहाँ पर, ये इनमें से कौन सी होती है? ये इनमें से बतानी है। 2 सेकंड तक होती है, 4 सेकंड, 6 सेकंड या 8 सेकंड तक। तो संवेदी स्मृति आपने यहाँ पर बताना है और इसमें जो हमारे यहाँ सी आंसर है ऑप्शन बी वाला रहेगा। ये जो संवेदी स्मृति जो है ये 4 सेकंड तक रहती है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सी आंसर रहेगा। और दोस्तों, आप जो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको इसमें से कौन सा पार्ट अच्छा लगा है या फिर किस में क्वेश्चन ज़्यादा होने चाहिए या किस में कम होने चाहिए, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर अल्पकालीन स्मृति। ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है इसकी अवधि कितनी होती है? पहले वाला जो क्वेश्चन था इसमें हमने संवेदी स्मृति के बारे में पढ़ा जो 4 सेकंड होती है, और यहाँ पर अब आया क्वेश्चन शॉर्ट टर्म मेमोरी का। अल्पकालीन स्मृति की जो समय अवधि है वो कितनी होती है? 10 सेकंड, 20, 30 या 40 सेकंड की। और इसकी जो अवधि मानी गई है तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो 20 सेकंड तक इसकी अवधि मानी गई है। अवधि मतलब समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है? पुनः स्मरण करवाना, पुनः याद करवाना, पहचानना या फिर पुनः संरचना। तो स्मृति मतलब याद करना, इसके सबसे अच्छी जो प्रणाली है वो कौन सी होती है? और वो वाली है ऑप्शन सी में, पहचानना। नेक्स्ट है प्रेरणा होती है, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार जो एग्जाम में आ चुका है। तो प्रेरणा सकारात्मक है, नकारात्मक है, भावात्मक, ए और बी दोनों। तो प्रेरणा क्या होती है? प्रेरणा जो होती है ये ऑप्शन डी में रहेगा। ये सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। जब आपको कोई काम करने के लिए कहता है तो जरूरी नहीं है कि उसका फल आपको प्राप्त हो, तो ये सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी। उसके परिणाम आपको अच्छे फल मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर स्थानांतरण से। स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं सामान्यकरण, साझेदारी, समझदारी, अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग या फिर ये सभी। तो स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले जो यहाँ पर कारक माने गए हैं इसमें रहेगा ऑप्शन सी हमारा, अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनः याद दिलाने की विधि विकसित की थी? बेंटलॉट, एबिंगहॉस, थॉर्नडाइक या इनमें से कोई से भी नहीं। तो ये पुनः याद दिलाने की जो विधि है इसका संबंध ऑप्शन रहेगा बी में, एबिंगहॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर एसआर फार्मूला आपने पढ़ा होगा। एसआर संबंध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पाए जाते हैं एसआर संबंध जो है ये परंपरागत संयोजन में है, क्रियाशील में है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में है। तो एसआर का जो यहाँ पर संबंध माना गया है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो थॉर्नडाइक जो है इनके सिद्धांत में माने गए हैं। और अब जो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है ये थॉर्नडाइक वाला, तो थॉर्नडाइक का है संबंधवाद का सिद्धांत, या फिर आप ये एसआर संबंध कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर आरआर और आरएस, ये संबंध दोनों ही विद्यमान होते हैं परंपरागत समायोजन में, क्रियाशील समायोजन में या थॉर्नडाइक के सिद्धांत में। तो जैसा कि हमने पहले वाले जो क्वेश्चन है उसमें जो इसके बारे में पढ़ा एसआर, तो ये ऑप्शन सी वाला है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में। नेक्स्ट यहाँ पर एस प्रकार का अनुबंधन क्या होता है? परंपरागत अनुबंधन, क्रियाशील अनुबंधन या थॉर्नडाइक का सिद्धांत या फिर ये सभी। तो एस प्रकार का जो अनुबंधन से यहाँ पर जो अर्थ लिया गया है ये रहेगा ऑप्शन बी वाला, क्रियाशील अनुबंधन से इसका अर्थ लिया गया है।
नेक्स्ट है यहाँ पर परंपरागत अनुबंधन। ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग जो है, इसका सिद्धांत इनमें से दिया गया था। क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत ये इंग्लिश में कई बार लिखा हुआ आपने देखा होगा, क्लासिकल अनुबंधन, या फिर आप कह सकते हैं परंपरागत अनुबंधन। कई बार एग्जाम में ये इंग्लिश साइज को हिंदी में बना के दे दिया जाता है, और कई बार ये हिंदी वाला ही दे दिया जाता है, परंपरागत अनुबंधन। तो आपने आंसर इसका याद रखना है कि इनके द्वारा दिया गया था, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या इन सभी ने। और यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए वाला रहेगा। तो ये जो आई.पी. पावलोव जो थे, इनके द्वारा दिया गया था ये क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। और इनके अलावा अन्य आचार्य भी हैं, तो एक बार उनके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे संबंधवाद का है थॉर्नडाइक का, क्लासिकल अनुबंधन का है पावलोव का, क्रियाप्रसूत अनुबंधन का स्किनर का है, प्रबलन का सिद्धांत C.L. हल का है, समीपता का सिद्धांत गुथरी का है, अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत वर्दीमैन-कोफा कोहलर का है, क्षेत्र सिद्धांत कटलेविन का है, और अधिगम सोपान की गैने का है, और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा का है। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कार्यात्मक अनुबंधन के प्रतिपादक थे। अब कार्यात्मक अनुबंधन आपने ये हिंदी में दिया गया है, और इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत। तो कई बार ये इंग्लिश में दे दिया जाता है, कई बार हिंदी में दिया जाता है, दोनों में आपने याद रखना है। और जैसे यहाँ पर ये हिंदी में दे दिया गया है, अगर आपको इसका अर्थ नहीं पता हो तो उसमें पास में ही जो इंग्लिश भी दी गई होती है, तो एक बार उस पर भी नज़र मार सकते हैं, क्योंकि कई बार हम इंग्लिश वाले शब्द याद कर लेते हैं, हिंदी के हमारे याद नहीं होते हैं। तो एक बार उस पर भी आप नज़र मार लें। और ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है, ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रतिपादक जो यहाँ पर माने गए हैं, और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। ये जो स्किनर जो है, इनका यहाँ पर ये सिद्धांत था, क्रियाप्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। ये आपको देखने को मिल सकता है, चाहे तो क्रियाप्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत हो, ऑपरेंट कंडीशनिंग हो, या कार्यात्मक अनुबंधन हो। सी आंसर आपका ऑप्शन बी ही रहेगा, स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पुनः बलन का जो सिद्धांत है, रिफोर्समेंट थ्योरी, पुनः बलन, इसका प्रतिपादन किया गया था स्किनर, वॉटसन, थॉर्नडाइक या अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। और जैसे कि हमने पढ़ा, परबलन का ये क्रियाप्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, तो यही है पुनः बलन का सिद्धांत, और ये है ऑप्शन ए वाला, स्किनर जो है इनका है। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो कंप्यूटर के द्वारा निर्देशन की अवधारणा इनमें से किसने विकसित की थी, वॉटसन, स्किनर, थॉर्नडाइक या इन सभी ने। और ये की गई थी ऑप्शन बी, स्किनर जो है इनके द्वारा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पर्यवेक्षण से, ये जो पर्यवेक्षण अधिगम जो है इनमें से ये किन की देन है, स्किनर, वॉटसन, थॉर्नडाइक या अल्बर्ट बंडूरा का। तो पर्यवेक्षण अधिगम और इसका संबंध जो है ये ऑप्शन डी वाला रहेगा, अल्बर्ट बंडूरा जो उनका है, चाहे तो यहाँ पर पर्यवेक्षण अधिगम हो या फिर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट है स्मृति पर सर्वप्रथम प्रयोग इनमें से किसने किया था, बेंटोल्ट, एबिंगहॉस, जेम्स या इनमें से कोई से भी नहीं। तो स्मृति पर जो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था, तो यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये जो एबिंगहॉस जो है इनके द्वारा इस पर परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती हैं, व्यवहार में परिवर्तन, परिपक्वन से नहीं अर्जित या ये सभी। तो अधिगम की प्रक्रिया में कौन सी विशेषताएं होती हैं, और विशेषताएं जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी वाला, ये सभी जिसमें व्यवहार में परिवर्तन हो गया, परिपक्वन से नहीं और अर्जित। अगला क्वेश्चन है अधिगम के निम्नलिखित कारकों में महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, भौतिक या फिर ये सभी। तो अधिगम के निम्नलिखित कारकों में जो महत्वपूर्ण कारक यहाँ पर माने गए हैं, महत्वपूर्ण कारक जो है ये ऑप्शन डी वाले हैं, अर्थात मनोवैज्ञानिक, भौतिक और शारीरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर प्रेरणा के स्रोतों से, प्रेरणा के स्रोत हैं चालक, उद्दीपन, प्रेरक या फिर ये सभी। तो प्रेरणा के जो यहाँ पर स्रोत माने गए हैं इन सभी को माना गया है, जिसमें चालक भी आ जाते हैं, प्रेरक और उद्दीपन। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ये जो सिगमंड फ्रॉइड जो है इन्होंने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया था, काम प्रवृत्ति, रचना, संचय प्रवृत्ति या समूह प्रवृत्ति पर।
और पहले स्टेट का एग्जाम होता है उसमें एक क्वेश्चन आया था लिबिडो वाला, तो उसका अर्थ भी काम प्रवृत्ति से होता है। और सिगमंड फ्रॉइड जो है इन्होंने जो अधिक बल दिया था ये काम प्रवृत्ति जो है इस पर अधिक बल दिया था। तो ऑप्शन ए जो हमारे यहाँ पर आंसर इसमें रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, मोल प्रवृत्ति अभिप्रेरण सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं इनमें से माने गए हैं। तो मोल प्रवृत्ति अभिप्रेरण सिद्धांत के प्रवर्तक सिगमंड फ्रॉइड तथा यूंग, कर्ट लेविन, मैकडूगल या स्किनर। तो मोल प्रवृत्ति अभिप्रेरण सिद्धांत के जो यहाँ पर प्रवर्तक हैं ये है ऑप्शन सी वाले, विलियम मैकडूगल। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति की वह दशा है, व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है। ये एक अभिप्रेरक है, अधिगम है, सावधारणा है या फिर आदत है। तो व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है और इसे जो कहा गया है ये अभिप्रेरक, यहाँ पर आंसर रहेगा अभिप्रेरक इसे कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह कारक जो व्यक्ति के कार्य करने के उत्साह को बढ़ाते या घटाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। वह कारक जो व्यक्ति के कार्य करने के उत्साह को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, अधिगम, सावधारणा, अभिप्रेरणा, इनमें से कोई सा भी नहीं और इसे कहा जाएगा ऑप्शन सी वाला। तो वह घटक जो व्यक्ति के कार्य करने के उत्साह को बढ़ाते या घटाते हैं तो उसे अभिप्रेरणा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, जो प्रेरक वातावरण से संपर्क में जाने से विकसित होते हैं। तो जो प्रेरक वातावरण से संपर्क में जाने से विकसित होते हैं, जन्मजात प्रेरक हैं, प्राकृतिक प्रेरक है, अर्जित प्रेरक है या फिर ये सभी हैं। तो जो प्रेरक वातावरण से संपर्क में जाने से विकसित होते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें अर्जित प्रेरक कहा जाता है। अर्जित होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, जैसे ज्ञान है, ज्ञान को आप अर्जित करते हैं। तो जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में जाने से विकसित होंगे उन्हें अर्जित प्रेरक कहा जाएगा, जो आप स्वयं ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, प्रेरकों को पुकारा जाता है, स्थायी उद्दीपक, निर्धारित प्रवृत्तियाँ, आवश्यकता या फिर ये सभी। तो प्रेरक जो है इनको पुकारा जाता है और इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला, ये सभी जिसमें स्थायी उद्दीपक, आवश्यकता और निर्धारित प्रवृत्तियाँ आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, प्रेरक जो है इसका जो सिद्धांत दिया गया था, तो इसका सिद्धांत किन के द्वारा दिया गया था। सियालहल, वाटसन, बंडूरा या टॉलमैन के द्वारा। तो प्रेरक सिद्धांत जो दिया गया था ये सियालहल जो है इनके द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में कितनी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। तो 14, 15, 16 या 17। तो मूल प्रवृत्तियाँ जो मानी गई है ये 14 मानी गई हैं। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर, प्रेरणा का जो आवश्यकता सिद्धांत है ये दिया था C.L. मर्रे, मैक्लेलैंड या लेजोर्स के द्वारा। तो प्रेरणा का आवश्यकता सिद्धांत और इसका जो यहाँ पर संबंध है तो ये ऑप्शन ए में है, C.L. हल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, उपलब्धि प्रेरणा का मापन किन के द्वारा किया जा सकता है। उपलब्धि प्रेरणा का मापन साक्षात्कार विधि के द्वारा, प्रसंगात्मक बौद्ध परीक्षण के द्वारा, प्रश्नावली निरीक्षण के द्वारा या निरीक्षण के द्वारा। तो उपलब्धि प्रेरणा का मापन और यह माना गया है ऑप्शन बी में, तो यह है प्रसंगात्मक बौद्ध परीक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, उपलब्धि, आवश्यकता तथा उसका मापन किसने दिया था। मर्रे, मैक्लेलैंड, आर्टिक्सन या मैक्लेलैंड और आर्टिक्सन के द्वारा। उपलब्धि, आवश्यकता और उसका मापन ये जो दिया गया था तो ये है ऑप्शन ए वाला, मर्रे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, मनोविज्ञान से, मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ क्या लिया गया है। विषय वस्तु के ज्ञान से उसे रटना, व्यवहार में वांछित परिवर्तन या व्यवहार में सुधार। तो मनोविज्ञान की दृष्टि से यहाँ पर पूछा गया है सीखने का अर्थ क्या होता है। और मनोविज्ञान की दृष्टि से अगर यहाँ पर अर्थ लिया गया है तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना ही मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ यहाँ पर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, समस्या समाधान अधिगम का जो प्रत्यक्ष संबंध है यहाँ पर इनमें से किन से है। स्मृति के स्तर से, अवबोध, चिंतन या इन सभी से। तो समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध
और इसका जो प्रत्यक्ष संबंध है ये है ऑप्शन सी में। समस्या समाधान का जो प्रत्यक्ष संबंध है ये चिंतन के स्तर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। तो यह जो कथन है यहाँ पर किनका था? क्रो, गेट्स महोदय, स्किनर या गिलफोर्ड महोदय का। तो अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, और ये जो है ऑप्शन बी वाला। तो अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, और ये जो कथन है गेट्स महोदय का है। अगला क्वेश्चन है, यदि कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ने में कमजोर हो और कुछ तेज हो तो अध्यापक के लिए क्या उचित है? यदि कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ने में कमजोर है और कुछ तेज हैं, विभिन्न प्रयोजनों के लिए बच्चों को योग्यता और रुचि के आधार पर समूह में बांटकर कार्य कराएं। कमजोर बच्चों को पढ़ाने का काम तेज बच्चों को सौंपें। कमजोर बच्चों को स्कूल टाइम के बाद अलग से पढ़ाएं, या तेज बच्चों को स्वतः पढ़ने की छूट देकर कमजोर बच्चों की ओर ध्यान दें। तो यदि कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ने में कमजोर हो और कुछ तेज हो तो अध्यापक के लिए जो यहाँ पर उचित जो बताया गया है तो ये है ऑप्शन सी वाला। कमजोर बच्चे जो होते हैं उन्हें अलग समय देकर उन्हें पढ़ाई जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए, इसका मुख्य लाभ क्या होता है? छात्र गलत करने से डरेंगे, अनुशासित रहेंगे, या छात्र के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा? तो जब आप नए नए जाते हैं कहीं पर टीचर के रूप में, तो आप बच्चों से उनसे इंटरेक्शन लेते हैं, उनके नाम वगैरह पूछते हैं, तो इसका अर्थ यही लिया गया है। तो इससे उनका मेल मिलाप अर्थात छात्रों के साथ शिक्षक का जो संबंध है वो बढ़ता है और उनके नाम भी याद हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर माना गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कक्षा में शिक्षक क्रम संख्या बोलकर छात्र की हाजिरी लेते हैं। कक्षा में शिक्षक क्रम संख्या बोलकर छात्र की हाजिरी लेते हैं। तो यह तरीका उत्तम है क्योंकि इससे समय कम लगता है। यह तरीका लोकप्रिय है क्योंकि सभी स्कूलों में ऐसा होता है। यह तरीका अच्छा नहीं है, इससे शिक्षक के साथ छात्र का सीधा संबंध नहीं बन पाता। यह तरीका अच्छा नहीं है। इस तरीके से हाजिरी लेते समय कई बार दो क्रम छात्र एक साथ बोल पड़ते हैं। तो कक्षा में शिक्षक क्रम संख्या बोलकर छात्रों की हाजिरी लेते हैं, और इसमें है ऑप्शन सी वाला। यह तरीका अच्छा नहीं है, इससे शिक्षक के साथ छात्र का सीधा संबंध नहीं बन पाता। या फिर अगर आप कई बार इस प्रकार भी लेते हैं जैसे यहाँ पर बताया गया है, या फिर बच्चों के नाम बोलकर भी उनकी जो अटेंडेंस है वो ली जाती है। तो यहाँ पर ये क्रम संख्या बोली गई है, सिर्फ उनके रोल नंबर बोलकर ही उनकी अटेंडेंस ली जाती है। तो ये यहाँ पर अच्छा तरीका नहीं माना गया है। इससे शिक्षक के साथ छात्र का सीधा संबंध नहीं बन पाता। या कह सकते हैं कि अगर रोल नंबर बोले जाएंगे तो शिक्षक को ये नहीं पता लगेगा कि ये किसका है, किसका रोल नंबर है। अगर उनका नाम भी बोलेंगे और बच्चा खड़ा होकर अगर अटेंडेंस देगा तो बच्चे शिक्षक जो ये भी पता लग जाएगा कि ये बच्चा है, इसका रोल नंबर है, और यही वही बच्चा अटेंडेंस दे रहा है या उसकी पीछे कोई और अटेंडेंस दे रहा है। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सी आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? तो यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रम में बिजी रखा जाए, गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं, अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी, या छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी। और यहाँ पर जो सही आंसर जो लिया गया है तो ये ऑप्शन डी वाला लिया गया है कि छात्रों के पढ़ने में रुचि में कमी नहीं आएगी। तो यह हमारा क्वेश्चन है, कक्षा में अनुशासन भंग होने की संभावना रहती है यदि कक्षा में छात्रों की संख्या ज़्यादा हो, छात्रों के व्यक्ति की विभिन्नता पर ध्यान न दिया जाए, शिक्षा का पढ़ाने का ढंग सही न हो। तो यहाँ पर अनुशासन होने की संभावना किस में रहेगी? तो यह सभी कारण इसके लिए जिम्मेवार होंगे। अगर छात्र संख्या ज़्यादा होगी और कमरा टाइट हो या अर्थात भीड़ा होगा, उसमें छात्र पूरी तरीके से नहीं बैठ सकते हैं, या फिर ज़्यादा संख्या में बच्चे होंगे तो वो शोरगुल करेंगे। और व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान न दिया जाए, टीचर को जो है बच्चों के बारे में ना पता हो, और शिक्षक का अगर उनके पढ़ाने का जो तरीका सही नहीं है तो बच्चे जब भाव महसूस करेंगे और पढ़ने में रुचि नहीं लेंगे तो वे आपस में बांटकर
या बातचीत करेंगे या शोरगुल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, छात्रों के लिए मनोरंजन हेतु पढ़ना कार्यक्रम। तो छात्रों के लिए मनोरंजन हेतु पढ़ना कार्यक्रम गृह कार्य के रूप में दिया जा सकता है। अभिभावकों की जिम्मेदारी है। स्कूल पुस्तकालय में होना बेहतर है या व्यर्थ का झंझट है। तो छात्रों के लिए मनोरंजन हेतु पढ़ना कार्यक्रम, और ये ऑप्शन सी वाला। तो छात्रों के लिए मनोरंजन हेतु पढ़ना कार्यक्रम स्कूल पुस्तकालय में होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कक्षा में अनुशासन की समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। कक्षा में अनुशासन की समस्या, कौन सा विषय पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा विषय कितना रोचक है, छात्र कक्षा में कैसे बैठे हैं। तो ये सभी इस पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, डंडे के भय से व्यवस्था तो स्थापित हो सकती है, अनुशासन भी पूरा रहता है। व्यवस्था तो हो सकती है पर अनुशासन होना जरूरी नहीं, या आत्मनुशासन पैदा होता है। तो डंडे के भय से, और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन सी वाला। व्यवस्था तो हो सकती है लेकिन अनुशासन होना जरूरी नहीं, क्योंकि वो इतने समय तक ही अनुशासन नहीं रहेंगे जितना उनके ऊपर डंडा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक अपनी कक्षा में अच्छा अनुशासन रखने में सफल हो सकते हैं यदि वह, शिक्षक अपनी कक्षा में अच्छा अनुशासन रखने में सफल हो सकते हैं यदि वह बच्चों के प्रति हमेशा कड़ा व्यवहार करे, बच्चों की इच्छा के अनुसार कार्य करे, बच्चों के साथ विनम्र रहे किंतु दृढ़ भी रहे, कभी कभी बच्चों की जिद मान लिया करे। तो शिक्षक अपनी कक्षा में अच्छा अनुशासन रखने में सफल हो सकता है यदि वह क्या करे, बच्चों के साथ विनम्रता से रहे और दृढ़ भी रहे। और विनम्र भी होना चाहिए और इतना भी विनम्र नहीं होना चाहिए कि बच्चे जो है सिर के ऊपर पैर फेर दें। तो दृढ़ भी उन्हें होना चाहिए ताकि अनुशासन भी बना रहे। तो दोस्तों ये तो थे हमारे यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अब जब हम यहाँ पर हमारे हिंदी जो है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको अब हम यहाँ पर करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है, कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है। पीयूष, आशव, सुधा या सोम। तो अमृत का एक पर्यायवाची नहीं है और ये है ऑप्शन 2 वाला। ये जो आशव जो आया है ये इनका पर्यायवाची नहीं है। कौन कौन से है, पीयूष, सुधा और सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, जंगम शब्द का अगर हम यहाँ पर उल्टा शब्द बनाए, इसका विलोम शब्द बनाए तो कौन सा बनेगा। स्थायी, अस्थिर, स्थावर या चेतन। तो जंगम जो शब्द है इसका जब हम विलोम बनाएंगे तो ये स्थावर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वन में लगी आग वाक्यांश के लिए एक शब्द, या फिर आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, वन में लगी हुई आग को क्या कहा जाता है। जठराग्नि, बड़वाग्नि, बड़वानल या दावा अनल। तो जंगल में जो आग लग जाती है, वन में जो आग लग जाती है, और इसे कहा जाता है दावा अनल, ऑप्शन डी। पेट की जो अग्नि होती है उसे जठराग्नि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। संसार, पवन, नरेश या नाविक। तो स्वर संधि का एक उदाहरण नहीं है और यह है संसार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजन्म में समास कौन सा है। सुर में क्या है, अव्यय उपसर्ग है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अव्ययभाव समास रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द कुछ परिवर्तन होकर हिंदी में आते हैं, और यहाँ पर परिवर्तन होकर कौन सा शब्द आया है। चेहरा, सलाह, पत्थर या दीवार। तो इंग्लिश संस्कृत जो है इसमें हम प्रस्तर कहते हैं और उसी का अर्थ फिर पत्थर होता है, तो ऑप्शन रहेगा 3 ये। नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है। अलग, अचेतन, अथः या अधीन। और यहाँ पर एक में अ उपसर्ग नहीं है और यह है ऑप्शन 4 वाला, अधीन।
नेक्स्ट अगर लोहे के चने चबाना का अगर हम यहाँ पर मुहावरे का अर्थ बनाए तो कौन सा बनेगा? बर्बाद कर देना, चकित कर देना, विरोध करना या कठिन कार्य करना। तो लोहे के चने चबाना, और इसका जो अर्थ है ये ऑप्शन 4 वाला होता है, कठिन कार्य को करना। नेक्स्ट है वर्तनीगत, यहाँ पर एक अशुद्ध है मतलब गलत है। किरीट, कुटुंब, कामिनी या कौरव। तो यहाँ पर एक वर्तनी के अनुसार एक अशुद्ध जो शब्द है और वो है ऑप्शन 2 वाला, कुटुंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे पैसे आपने मुझे दिए थे वे खर्च हो गए। तो जो पैसे आपने मुझे दिए थे वो खर्च हो गए। अब रचना की दृष्टि से यह कौन सा वाक्य है? सरल है, संयुक्त है या फिर मिश्र है? तो जो पैसे आपने मुझे दिए थे, और यहाँ पर कौन सा है? तो ये एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है जो यहाँ पर आया है। तो इस प्रकार के कुछ जो ये शब्द है जिनसे आप इन्हें याद रख सकते हैं। और ये वाक्य जो है सरल, संयुक्त, मिश्र, इनके ऊपर हमारे द्वारा हाल ही में वीडियो बनाई गई है जिसमें एक क्वेश्चन कराए गए थे। तो इनके लिए आप हमारी पहले वाली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ठाकुर शब्द है, इससे बनी भाववाचक संज्ञा। तो ठाकुर का जब हम यहाँ पर भाववाचक में परिवर्तन करेंगे तो इसका बनेगा ऑप्शन 3 वाला, ठकुरा इसका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम कम बोलो। वाक्य में रेखांकित शब्द है, ये कम है, किस प्रकार का है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है? तुम कम बोलो, और ये है क्रिया विशेषण। जो विशेषण के होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और क्रिया विशेषण होता है जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर इसमें रहेगा कम, ये क्या है? क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है गुरु शब्द का बहुवचन कौन सा बनेगा? गुरुओं, गुरुजन, गुरुगण या गुरु लोग। तो गुरु शब्द का जब हम यहाँ पर बहुवचन में इसको बनाएंगे तो ये गुरुजन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देवर्षि, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे कौन सा बनेगा? तो देव प्लस अर्षि, देव ऋषि ही, देव प्लस वर्षि या देवर प्लस सी। तो जब हम इसकी संधि करेंगे तो यहाँ पर फिर ऑप्शन 3 वाला बन जाएगा, देव प्लस ऋषि, देवर्षि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधी किस उपभाषा की एक बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी या राजस्थानी की। तो अवधी किस उपभाषा की प्रमुख बोली है? और यह है ऑप्शन ए वाली, पूर्वी हिंदी की। और अब जब हम यहाँ पर विशेष हिंदी जो से जो संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं उनको अब हम यहाँ पर करेंगे। तो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है, पहला क्वेश्चन रहेगा हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक या चीनी तिब्बती की। तो कोई किस भाषा परिवार की है? हिंदी, और यह मानी गई है ऑप्शन 1 में, भारोपीय। भारत और यूरोप इनको मिलाकर बनता है भारोपीय, तो ये हिंदी इनकी है। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल या उर्दू। तो सबसे अधिक बोले जाने वाली जो भाषा है ये हिंदी है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश, लौकिक संस्कृत, पाली प्राकृत या वैदिक संस्कृत से। तो हिंदी भाषा का जो जन्म माना गया है ये अपभ्रंश भाषा जो है इससे माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इनमें से कौन सी बोली या फिर भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी, बांगरू, अवधी या तेलुगु। तो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है और ये है ऑप्शन डी वाली। तो ये जो तेलुगु जो है ये हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ब्रज भाषा बतानी है आपने, राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या काव्य भाषा के रूप में। और ब्रज भाषा जो है ये आती है आपकी काव्य भाषा के रूप में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा के रूप में। तो भारतवर्ष में हिंदी को जो आप रखेंगे तो ये राजभाषा के रूप में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ढूंढाड़ी ये किस प्रकार की बोली है? पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण राजस्थान या उत्तरी राजस्थान की? और ये मानी गई है ऑप्शन बी वाली, अर्थात पूर्वी राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बांग्ला? तो ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है और ये पुरानी बांग्ला है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी? तो वो भाषा बतानी है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और इसमें है ऑप्शन सी वाली, ये जो मराठी जो भाषा है ये अब देवनागरी में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, एक मनई के दुई बटवे रहीन, ओहो मो लहूरा अपने बाप में कहिस दादा धनमा, जवन हमर बखरा लागत होए तवन उसका दे दा। ये अवतरण हिंदी की किस बोली में है? तो ये इनकी लाइनें भी आप देख सकते हैं, कुछ अलग लग रही हैं देखने में। तो किस बोली की हैं? भोजपुरी है, कन्नौजी है, अवधी है या फिर खड़ी बोली की हैं? और ये जो पंक्तियाँ यहाँ पर आई हैं ये अवधी भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो कौन सी भाषा है जो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या पाली? और यहाँ पर है ऑप्शन डी वाला, ये पाली है। तो पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से माना गया है? शारदा, खरोष्ठी, कुटिल या ब्राह्मी लिपि से? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास माना गया है और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन डी वाला, तो ब्राह्मी जो लिपि है इससे माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी में, ब्राह्मी, देवनागरी या सौराष्ट्री में? तो हिंदी भाषा की लिपि, और आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन सी वाला रहेगा, क्योंकि प्रथम कक्षा से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप कौन सा है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी? तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप, और यह है ऑप्शन सी में, खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी यह बोली है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी, पहाड़ी या राजस्थानी हिंदी की? तो हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी का आपने बताना है, और छत्तीसगढ़ी जो है ये ऑप्शन ए वाली है, ये पूर्वी हिंदी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी की एक बोली नहीं है? किसकी? पश्चिमी हिंदी की। बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी या बघेली? तो पश्चिमी हिंदी की एक नहीं है और यह है ऑप्शन डी वाली, बघेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो राजभाषा संबंधी प्रावधान 343 से 51, 34 से 15, 43 से 135 या 334 से 153 तक। तो यहाँ पर राजभाषा संबंधी जो प्रावधान है इसका है ऑप्शन ए वाला, तो ये 343 से 351 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय कहाँ पर है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई या मैसूर? और इसका जो माना गया है ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय ये चेन्नई में है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के विकास का जो सही अनुक्रम इनमें कौन सा है? तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी? तो इनमें कौन सा है सही क्रम हिंदी भाषा के विकास का? और यहाँ पर जो सही विकास का क्रम है ये ऑप्शन एक वाला है, पहले पाली भाषा, उसके बाद प्राकृत, उससे अपभ्रंश और अपभ्रंश से आगे हिंदी का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा या हिंदी के विकास के लिए निर्देश? और इसमें जो माना गया है ये है ऑप्शन डी वाला, हिंदी के लिए निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी, बिहारी या पहाड़ी? तो ये भी देख सकते हैं किस क्षेत्र में बोली जाती है,
और इसका संबंध ऑप्शन बी में, पश्चिमी हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मगही ये किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी या बिहारी की? तो मगही, और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन डी में है। मगही है बिहार जो है इस साइड में बोली जाती है, तो बिहार की है मगही, मगही है मगधी। नेक्स्ट है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मगधी से, अर्धमागधी से, शौरसेनी या ब्राह्मण से? तो हिंदी खड़ी बोली ये किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? और ये विकसित हुई है शौरसेनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो भाषा के आधार पर 1952, 53, 54 या 56 में? तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः जो संरचना की गई थी और ये थी ऑप्शन डी वाली 1956 में। नेक्स्ट है भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या आंध्र प्रदेश का? तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम जो राज्य का गठन हुआ था ये है ऑप्शन डी वाला आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, और एक और भाषा के आधार पर जो पंजाब, हरियाणा जो है इनका भी ये भी अलग हुए थे। तो यहाँ पर गठन पूछा गया, गठन तो आंध्र प्रदेश है और अलग ये पंजाब और हरियाणा हुए थे भाषा के आधार पर। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है बघेली भाषा का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पश्चिमी हिंदी से? तो बघेली बोली का जो संबंध माना गया है ये ऑप्शन बी में है, पूर्वी हिंदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो ये कौन सी तारीख है, कौन सी तिथि है राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? 15 अगस्त 1947, 49, या 14 सितंबर 1950? तो हिंदी को राजभाषा बनाने का जो निर्णय है ये लिया गया था ऑप्शन सी में 17 सितंबर 1949 में। नेक्स्ट है वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर, सुनीत कुमार चटर्जी, जीबी पंत या पी सुब्बोरायन? और यहाँ पर है हमारा ऑप्शन ए वाला बीजी खेर। तो 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे ये बीजी खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर भारत का जो संविधान है इसकी 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की जो संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 14, 15, 18 या फिर 22? और इसमें है ऑप्शन डी वाला। तो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं ये 22 हैं। नेक्स्ट है हिंदी की आदि जननी माना गया है? संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश को? तो हिंदी की आदि जननी, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए वाला संस्कृत। संस्कृत जही से ही हिंदी का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी का आयोजन ये स्थल कौन सा था? नागपुर, मॉरिशस, लंदन या न्यूयॉर्क? और ये था यहाँ पर इसमें ऑप्शन बी वाला मॉरिशस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर इनमें से कौन से भारोपीय परिवार की एक भाषा नहीं है? तो भारत और यूरोप, भारोप, तो यही होते हैं भारोपीय, इसकी एक भाषा नहीं है। मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी, और यह है ऑप्शन सी वाली मलयालम। नेक्स्ट है हिंदी दिवस कब प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 11 जून, 14 सितंबर, 28 या 10 अक्टूबर को? तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 14 सितंबर को। नेक्स्ट है विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था जो है उसका क्या नाम है? तो विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था पाली, संस्कृत, हिंदी या अवहट? तो पूर्वकालीन अवस्था यहाँ पर पूछा गया है और ये ऑप्शन ए वाली है पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का जो सही युगम इनमें कौन सा है? पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का कन्नौजी, अवधी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी बांगरू या खड़ी बोली बुंदेली? तो पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां हैं और ये ऑप्शन डी वाली है खड़ी बोली बुंदेली।
नेक्स्ट है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली, बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा या भोजपुरी। अर्धमागधी अपभ्रंश से, और ये हुई है ऑप्शन बी वाली बघेली। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है बघेली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देवनागरी लिपि का जो सही विकास क्रम है कौन सा माना गया है? तो देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम, और सही विकास क्रम जो है ये ऑप्शन सी वाला है, ब्रह्मी लिपि, उसके बाद गुप्त, नागरी और देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली ये किस बोली के क्षेत्र हैं? छत्तीसगढ़, बघेली, ब्रजभाषा या अवधी के। और ये वाले जो क्षेत्र माने गए हैं ये ऑप्शन डी में रहेगा, अवधी बोली जो है इसकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी, मगही, भोजपुरी या मैथिली का। तो बिहारी से का संबंध नहीं है और ये है अवधी वाला। नेक्स्ट है 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? कब? 14 सितंबर 1949 को। राष्ट्रभाषा, लोक संपर्क या राजभाषा का। तो 14 सितंबर 1949 को। और किस भाषा का दर्जा मिला था? तो ये थी राजभाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर भी, भाषा किसे कहते हैं? खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियाँ, हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियाँ या एक छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को। तो विभाषा, और ये कहा गया है ऑप्शन बी में, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख जो बोलियाँ हैं इनको विभाषा कहा गया है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है, वर्ल्ड हिंदी डे। 10 जनवरी, 10 फरवरी, 14 सितंबर या 14 नवंबर को। तो विश्व हिंदी दिवस और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो दोस्तों ये थे हमारे यहाँ पर हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। Now we come to English language. Choose the most suitable one word for the given expression. नीचे एक ऑप्शन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन गिवन है, ये देखना है। द हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, यानी एक व्यक्ति की जो जीवनी यानी हिस्ट्री, उसके बारे में उसका लाइफ स्केच। तो वो क्या हो सकता है? बायोग्राफी, ब्लैशफेमी, ब्यूरोक्रेसी या बायगॉट। बायोग्राफी होती है किसी पर्सन की जीवनी, ब्लैशफेमी होती है ईश निंदा, ईश्वर निंदा, मतलब कुछ लोग भगवान की निंदा करते हैं इस तरह से। ब्यूरोक्रेसी होती है अधिकारी वर्ग या नौकरशाही, जो अफसर लोग होते हैं वो। बायगॉट होते हैं कट्टर व्यक्ति, जो धर्मांध यानी किसी भी मत को लेकर चलने वाले लोग। तो यहाँ पर जो इसका एग्जैक्ट जो मीनिंग है वो है बायोग्राफी। बायोग्राफी होती है जीवनी। ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट है चूज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम फ्रॉम अमंग द 4 चॉइसेस। वी हैव 4 चॉइसेस हियर। यहाँ पर हमें आइडियम गिवन है। आइडियम है कम टू पास। कम टू पास मीन्स होना, और या चांस मीन्स ऑप्शंस हैं टू टेक प्लेस होना, टू बी सक्सेसफुल सफल होना, टू एक्सचेंज बदलना, टू डिस्कस वर्णन करना। सो यहाँ पर जो आइडियम का मीन्स बनेगा वो है टू टेक प्लेस होना। नेक्स्ट है एट रैंडम। रैंडम मीन्स, रैंडम क्या होता है? जो बिना सोचे समझे या एकाएक। तो इसका ऑप्शंस हैं इरेगुलरली। इरेगुलरली होता है अनियमित, अनडिजायरेबल बिना इच्छा के, अइच्छित बिना इच्छा के, एमलेसली बिना लक्ष्य के, और जॉकिंगली मीन्स मजाक में या हंसते हुए। सो यहाँ पर जो इसका मीन्स बनेगा वो है एमलेसली, यानी लक्ष्यहीन या जो बिना सोचे समझे जो कार्य करता है। नेक्स्ट है
Choose the word opposite in meaning of the given word and mark it in the answer sheet. यहाँ पर आपने इनके अपोजिट मीनिंग देखने हैं. रेडिकल क्या होता है? रेडिकल होता है जो फंडामेंटल हो, यानी जो बेसिक, पूर्ण और रियल हो, असली हो. ऑप्शंस हैं नॉर्मल, अनयूजुअल, अमौलिक, सिंगुलर, एकल, इनग्रेन्ड होता है जो दीर्घ स्थायी हो. तो यहाँ पर जो इसका रेडिकल का जो अपोजिट मीनिंग बनेगा वो है नॉर्मल. नेक्स्ट है रिलीजियस होता है धार्मिक. तो ऑप्शंस हैं थियोलॉजी मीन्स धर्मशास्त्र होता है. हियरसाई मीन्स विरुद्ध मत, मीन्स जो विधर्मी या दूसरे धर्म का होता है. स्केप्टिसिज्म संदेहवाद. एंड ब्लैशफेमी होती है ईश्वर निंदा या ईश निंदा. सो यहाँ पर रिलीजियस का जो अपोजिट बनेगा वो बनेगा संदेहवाद, मीन्स किसी भी धर्म में कोई आस्था न रखने वाला संदेहवाद. नेक्स्ट है चूज द वर्ड सिनोनिम इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. यहाँ पर सिनोनिम देखना है. एब्सर्ड क्या होता है? एब्सर्ड होता है बेहुदा, बेवकूफ़, इस तरह से. सो ऑप्शंस हैं सेंसलेस भी बेवकूफ़ होता है. इरोटिक होता है जो प्रेम या काम संबंधी. और श्रूड जो होता है नटखट या चतुर. और टर्स होता है जो कंसाइज यानी ब्रीफ. सो यहाँ पर जो इसका सिनोनिम बनेगा वो बनेगा सेंसलेस यानी बेहुदा, अब्सर्ड. नेक्स्ट है फाइंड द करेक्ट वर्ड. यहाँ पर वर्ड करेक्ट करना है. फैसिज्म या फासिज्म. फासिज्म क्या होता है? फासिज्म होता है फासिस्टवाद या नाजीवाद. सो यहाँ पर जो इसका एग्जैक्ट जो स्पेलिंग बनेगा वो बनेगा फासिज्म यानी FASCISM. तो इसको लिख के फ्लो में लिख लीजिए. सो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन 2. नेक्स्ट है Select the sentence that is grammatically correct. यहाँ पर सेंटेंस देखना है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है. दिस क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट. ये 2016 के एचटेट में आया हुआ है. सो देख लेते हैं. माई ब्रदर इज़ द स्टूडेंट इन मायो कॉलेज. माई ब्रदर इज़ स्टूडेंट ऑफ मायो कॉलेज. थर्ड वन, my brother is a student in the Mayo College. My brother is a student in Mayo College. यहाँ पर जो ये सेंटेंस गिवन है ये आर्टिकल बेस्ड है क्योंकि यहाँ पर ए और दा की हमें करेक्शन करनी है. तो यहाँ पर देख लीजिए माई ब्रदर इज अ स्टूडेंट यानी मेरा भाई एक छात्र है. कहाँ का? इन द मायो कॉलेज, क्योंकि कॉलेज जो है यहाँ पर जो एक कॉलेज है वो स्पेशल प्लेस का नाम है यानी उसका नेम भी गिवन है. तो यहाँ पर द उसके लिए आता है और ए जो है वो सिंगुलर और कॉन्सोनेंट के लिए आता है. सो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3. नेक्स्ट है द रोजेज स्मेल स्वीट. सेकेंड वन द रोजेज smell sweetly. थर्ड है the roses are smelling sweetly. and fourth the roses are sweetly smell. The roses smell sweet. It is a affirmative sentence, simple sentence है ये. इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एडजेक्टिव यानी जो रोज़ होता है उसकी स्मेल कैसी होती है? प्यारी होती है, अच्छी यानी मीठी होती है. सो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1. नेक्स्ट है
choose the correct preposition. The cup was broken dash pieces to into with या by. यहाँ पर जो ये एक्शन गिवन है, जो कप है टुकड़ों में टूट गया, तो जो कप का जो रिलेशन है वो किससे है? पीसेस से, यानी इनटू में. सो यहाँ पर इनटू का यूज होगा. द कप वाज ब्रोकन इनटू पीसेस. ऑप्शन 2 इज आवर राइट आंसर. नेक्स्ट है, some part of the sentence have errors and some are correct. Find out which part of a sentence has an error. देख लेते हैं किस पार्ट में एरर है. It is true that God helps those who help themselves. No error. ये एक प्रोवर्ब है कि इट इज़ ट्रू दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. ठीक है, तो यहाँ पर एस नहीं आएगा, ओनली हेल्प आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोवर्ब गिवन है कि गॉड उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद अपने आप करते हैं. सो यहाँ पर 3 ऑप्शन में एरर है. नेक्स्ट है, नाइदर ही nor his father is interested in joining the party. यहाँ पर नाइदर और नॉर, नाइदर वाला रूल है, क्योंकि जैसे नाइदर के साथ नॉर, आइदर के साथ और आता है, ये रूल भी यहाँ पर फॉलो है. नाइदर ही और नॉर हिज फादर इज इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग द पार्टी. तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है. सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन 4. नेक्स्ट है, बिलो आर गिवन सेंटेंसेस इन एक्टिव या पैसिव वॉइस. आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड, सेलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव और पैसिव. सो यहाँ पर हमें 2 सेंटेंसेस गिवन हैं, आई मीन 2 क्वेश्चंस गिवन हैं. तो इसमें ये देखना है कि ये पैसिव फॉर्म में है या एक्टिव, यानी ये दोनों में हो सकता है. सो इट इज़ बीइंग रेड बाय अस. सो ये हमारे पास पैसिव फॉर्म में है, तो हमें इसको एक्टिव फॉर्म में चेंज करना है. वी आर रीडिंग इट, वी कैन रीड इट, इट विल बी रेड बाय अस, या वी हैव टू रीड इट. इट इज़ बीइंग हमें पता चल रहा है क्योंकि इसमें बीइंग यूज़ हुआ है. तो बीइंग कब यूज़ होता है? जब कंटिन्यूस टेंस में हो, यानी आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो. तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, बाकी किसी ऑप्शन में आईएनजी नहीं है. तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 1 बनेगा, यानी वी आर. इज का आर, क्योंकि यहाँ पर ये प्लूरल फॉर्म हो गई है, और यहाँ पर इज हमारा जो सब्जेक्ट है वो इट है, नाउन है वो सिंगुलर है. सो वी आर रीडिंग इट. आवर राइट आंसर इज ऑप्शन 1. नेक्स्ट है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस. मीन्स यह करना कठिन है, इम्पॉसिबल है. ऑप्शंस हैं, ये एक्टिव फॉर्म में है, इसको पैसिव बनाना है. That can't be done, this must not be done, this is impossible to be done, and doing this is impossible. So यहाँ पर जो आएगा, it is impossible to do this. So ये चेंज होगा. This is, यहाँ पर देख लीजिए ये मॉडल यूज़ हुआ है, ये भी रॉन्ग है. सेकंड में इन्होंने मस्ट का यूज़ किया है, ये भी रॉन्ग है. और बाकी बचे वी हैव 2 ऑप्शन, थर्ड एंड फोर्थ. इसमें देख लेते हैं डूइंग. यहाँ पर इन्होंने आईएनजी का यूज़ किया है, क्योंकि वॉइसेस में हमें वही यूज़ करना होता है जो सेंटेंस में गिवन होता है. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. सो ये हमारा जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 3, यानी दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन. नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. मीन्स बीच में ऑब्लिक है, तो ये देखना है कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है. व्हाट अ लवली हाउस. व्हाट अ लवली हाउस, दिस इज ए ऑप्टेटिव सेंटेंस. सो
ये डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट करना है। ही ऑब्जर्व्ड दैट इट वॉज अ लवली हाउस, ही सेड दैट, ही सरप्राइज्ड दैट, एंड ही आस्क्ड व्हाट अ लवली हाउस। क्योंकि यहाँ पर उस जो पर्सन बोल रहा है वो एक घर को देख के कह रहा है कि कितना सुंदर घर है, तो मीन्स उसने ये उसकी ऑब्जर्वेशन को दिखाता है, यानी जो फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है ही ऑब्जर्व्ड दैट, बाकी ये सेम ही आएगा, इट वाज अ लवली हाउस, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सेकंड ऑप्शन में इन्होंने हेल्पिंग वर्ब को ओमिशन कर दिया है, फोर्थ में भी इन्होंने हेल्पिंग वर्ब को ओमिशन कर दिया है, और इसमें इन्होंने यहाँ पर आस्क्ड और ऑल्सो ओमिशन हो गया है वॉज का। तो राइट आंसर इज हेयर ऑप्शन 1। कर ले। Now we come to math and रीजनिंग पोर्शन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक संख्या है 11,992 माइनस 7,823 माइनस 456। तो इसको सॉल्व करना है। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपने क्या करना है, पहले माइनस माइनस वाले ऐड कर देने हैं, फिर उसको ऐड करके संख्या आ जाएगी 8,079, और इसमें 11,992 में से इसको माइनस कर देना है और संख्या आ जाएगी 3713, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है 5,000 से अधिक। इसने कहा 5,000 से अधिक कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 73 यानी 73 से पूर्णतः विभक्त हो। अब हमें क्या करना है, 5,000 को आप पहले क्या करिए, 73 से भाग दीजिए, फिर 73 से भाग देने पर जो हमारा जो रिमाइंडर बचता है मीन्स शेषफल वो आएगा 36। तो हमारी जो संख्या है ये एक ट्रिक से हो जाती है, यानी इसको मान लेते हैं हम x, और ये हो जाएगी, यानी x हो जाएगा हमारा 5,000 प्लस इसको हम मान लेते हैं a माइनस b, तो ये हो जाएगी 5,000 प्लस 73 माइनस 36। तो हमारी जो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 5,037 यानी 5037। नेक्स्ट है 5.125 को भिन्न के रूप में लिखेंगे, यानी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, इसमें भिन्न के रूप में लिखना है। तो इसमें ऑप्शन कुछ जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑप्शन से भी हमें सॉल्व हो सकते हैं। 5 से 1/10, 5 से 1/125, 5 से 1/8 या 5 से 1/5। तो इसको क्या करना है, आपने क्या करना है इसमें, क्योंकि आपने इसका भिन्न बनाना है, फ्रैक्शन बनानी है, तो आपने क्या करना है, इसमें पहले 5 ऐड करना है, 5 प्लस 0 125, ठीक है, क्योंकि इसको ये 5,125 है तो ये डेसिमल के हिसाब से अलग करनी है, तो ये हो जाएगी 5 प्लस 0.125, ठीक है। तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, ये बन जाएगी 5 प्लस 125 बटे फिर इसका ये डेसिमल हटा लेते हैं तो ये 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कट कर लेते हैं, तो ये कट करके आ जाएगा 8, तो अब ये 5 प्लस 1/8, तो इसको अब आप फ्रैक्शन में कर लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 सही 1/8 यानी ऑप्शन 3। नेक्स्ट है 5 संख्याओं का औसत 18 है। ये एवरेज का क्वेश्चन है। एक संख्या निकाल देने पर औसत 16 रह जाती है, निकाली गई संख्या क्या है। अब इसने क्या कहा कि 5 संख्याओं का औसत 18, तो हमें क्या करना है, जो 5 संख्याओं का पहले औसत निकाल लीजिए आप, यानी 18 पंजे 90। फिर इसने कहा, फिर इसने एक संख्या को निकाल दिया है, तो निकालने पर कितनी रह जाती हैं, 16 रह जाती हैं। तो 16 गुना 4, 16 चौके होते हैं 64। तो अब क्या है, अब जो निकाली गई संख्या है वो क्या हो जाएगी, 90 में से 64 माइनस हो जाएगा, तो निकाली गई जो संख्या आएगी वो आएगी 26 यानी ऑप्शन
2। नेक्स्ट है सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। सचिन की वर्तमान आयु कितनी है? अब इसने कहा क्योंकि इसने रेशो दे रखी है सचिन और राहुल की, तो हम क्या मान लेते हैं कि सचिन और राहुल की जो एज है वो मानते नहीं, ये हमारे पास गिवन है, हम इसको एक्स फॉर्म में मान लेते हैं। यानी ये 7x है और राहुल की 9x है। तो अब क्या करना है, इसने क्या कहा है कि सचिन जो है वो राहुल से 4 वर्ष छोटा है। तो मीन्स सचिन, यानी ये इक्वेशन बन जाएगी, सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है ना, तो ये हो जाएगी 9x - 7x = 4। इसने कहा कि सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है, तो राहुल की जो एज है सचिन वाले में, राहुल में से सचिन वाली एज माइनस हो जाएगी, = 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगी 14 वर्ष। इसको सॉल्व करके एज जो आएगी वो आएगी 14 ईयर्स, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को 15 रुपये का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? अब आपने क्या करना है, इसने कोई वस्तु 100 रुपये में बेची यानी, और उस पर 15% का उसने लाभ कमा लिया, तो इसका सीपी क्या हुआ, 100 में से 15 माइनस किए तो 85 रुपये, क्योंकि खरीदी तो उसने 85 रुपये में थी ना, और उसने 15 रुपये का लाभ कमा लिया। ठीक है, फिर इसका हमें लाभ प्रतिशत निकाल लेना। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? हमेशा सीपी पे निकालते हैं। लाभ भी और हानि भी हमेशा सीपी यानी क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो हमें क्या करना है, 15/85 × 100, ये आ जाएगा 300/17, यानी 17 सही 11/17। नेक्स्ट है नीचे दी गई संख्याओं में से जो ये से त्रुटिपूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। यानी नीचे हमें ये संख्याएं गिवन है, हमें इसमें से जो गलत संख्या है वो छांटनी है। यानी 2, 9, 28 या 63। अब इसको देख लेते हैं कि इसमें कौन सी ट्रिक यूज़ हुई है। तो अगर हम करें 2 चुके 8 और 1 9, 9 तिया 27 और 1 ये वाली ट्रिक अगर हम यूज़ करके देखते हैं, 2 चौके 8 + 1 9, यानी इसको हम स्क्वायर मान लेते हैं 2 का। फिर नेक्स्ट में आता है 9 तिया 27, ये 3 की 1 है, तो ये ट्रिक नहीं चलेगी। तो इसमें अगला देख लेते हैं, तो इसमें ट्रिक होगी, यानी 2 और 8 इनका रिलेशन देख लेते हैं। 9 में से 2 गए 7, तो ये इसकी ट्रिक बनेगी 1 का क्यूब + 1, तभी ये 1 + 1 2 बन गया है। फिर 9 का देखते हैं हम, 2 का क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है, वो 8 होता है, तो ये हो जाएगा 9। फिर 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, ये हो जाएगा 28। और 4 का क्यूब 3 के बाद फिर 4 का क्यूब क्या होता है, 4 चौके 16 चौके 64 और 1 65। तो यहाँ पर जो 63 है वो गलत है। तो 63 किस ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन 4। तो यहाँ पर आएगा 64। नहीं, यहाँ पर आएगा 65, ये गलत है। ऑप्शन 4 इज राइट हियर। नेक्स्ट है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ के खंबे को 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेल की लंबाई कितनी है? गाड़ी की जो चाल है वो किलोमीटर में है, और एक टेलीग्राफ के खंबे को 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो हमें जो गाड़ी की जो स्पीड है पहले वो निकालनी है, यानी स्पीड को हमें मीटर प्रति सेकंड में लेके आना है। तो मीटर प्रति सेकंड में लेने के लिए हम किससे गुणा करते हैं, 5/18 से। ठीक है, तो ये आ जाएगी, इसको कट करके आ जाएगा 50/3।
मीटर पर सेकंड। तो गाड़ी की जो लेंथ है, गाड़ी की लेंथ क्या आएगी, लंबाई क्या आएगी, जो चाल एस गुणा टी, यानी जो गाड़ी की जो लंबाई है वो डिस्टेंस माना जाता है ना, तो ये हो जाएगा एस गुणा टी, यानी यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद तो इसकी जो लेंथ बनेगी वो बनेगी 50/3 गुना 9, यानी 150 मीटर। ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, यदि किसी मकान के मूल्य का 2/7% 2800 रुपये हो तो मकान का मूल्य क्या होगा। अब इसने क्या करना है, किसी मकान के मूल्य का, सपोज हमें मूल्य ज्ञात नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं x, तो मूल्य का क्या हो जाएगा, यानी x का 2/7% कितना हो जाएगा 2800, यानी ये हो जाएगा x गुना 2/7 गुना 1/100 बराबर 2800। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी 9,80,000। देन नेक्स्ट है, यहाँ पर एक डेसिमल रूट क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कहा गया है ये सॉल्व करना है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, जो इसका डेसिमल है, यानी डेसिमल के लिए 1 लगता है, और बाकी आप ये नंबर्स गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो उतनी ही आपको नीचे 1 2 3 4 5 6 आपको 0 लगानी है, और ये रह जाएगा 441। 441 किसका स्क्वायर होता है, क्योंकि आपको यदि 1 से 20 30 तक स्क्वायर रूट याद हो तो ये 21 का बनता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 21, और इसके जो आएगा क्योंकि 2 2 का पेयर बनता है ये, तो ये आ जाएगा 1000 का, 1000 आ जाएगा ना यहाँ पर, सॉरी 1 0 आएगा यहाँ पर, यानी 21/1000। तो अब इसको फिर अगेन हमें डेसिमल में लेके आना है, डेसिमल में लेके आने के लिए यानी 1 2 3, तो ये बन जाएगा 0021 बन जाएगा, और पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, जहाँ पर 1 2 3 यानी 3 के बाद 1 2 3 यानी 0.021, यानी ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, आज सोमवार है, 65 दिनों के बाद क्या होगा। अब इसने कहा है कि टुडे इज मंडे, आज सोमवार है, तो 65 दिनों के बाद क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो वीक होता है वो 7 डेज का होता है, क्योंकि 7 डेज के बाद दोबारा वही अगले वीक वही दिन आ जाता है। तो अगर हम इसको ये 65 दिन पूछे ना इसने, तो 7 ने 63 दिनों के बाद अगेन वी हैव मंडे, तो फिर अगले तो फिर 63 को सोमवार हो जाएगा, तो अगले 2 दिन के बाद क्या दिन आ जाएगा, मंगल और बुध, यानी बुधवार। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, यदि मीट को टीम के रूप में लिखा जाता है तो बेल को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर मीट MEAT, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने MEAT को किस ऑर्डर में लिख दिया है, ऐसे क्रॉस, ये T यहाँ पर आ गया, M यहाँ पर आ गया, और A इधर और E इधर, यानी इन्होंने ऐसे 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 एक क्रॉसिंग ऐसे कर दिया इन्होंने। तो यहाँ पर आप बेल का देख लीजिए, तो बेल भी ऐसे ही चेंज होगा, तो बेल का क्या हो जाएगा, बेल में E यहाँ पर आ जाएगा, B यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 2 ऑप्शन है, तो इनमें देख लेते हैं। L यहाँ पर आ जाएगा और A यहाँ पर आ जाएगा, तो ELAB। तो यहाँ पर जो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ELAB, यानी ऑप्शन 3 ELAB।
क्योंकि इन दोनों को भी तो सॉल्व करना है ना। सो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर इन्होंने इसको सेम रखा है, नॉट चेंज। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट और लास्ट वर्ड है ये चेंज करना है, बीच वाला हमारा सेम रहेगा, यानी ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, निबंध श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला गिवन है, तो इसमें देख लेते हैं इन्होंने क्या किया है। A B B, यहाँ पर C का ओमिशन है, D, फिर C, फिर D का ओमिशन है, फिर F, फिर D, फिर H, फिर E, फिर J। तो इन्होंने आपने क्या करना है, श्रृंखला का जो क्रम है वो सिंगुलर नहीं है, श्रृंखला का जो क्रम है वो बनेगा AB, ठीक है, AB बन रहा है। फिर AB के बाद AB, इनके बीच में कोई वर्ड नहीं है। फिर BD, यानी इसके बीच में एक वर्ड का ओमिशन है। फिर CF, C के बीच में DE। तो ये वर्ड्स जो हैं वो इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, यानी यहाँ पर 0, यहाँ पर यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, फिर इसी तरह से सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी। तो J और F, तो यहाँ पर J से आगे जो वर्ड बनेगा वो बनेगा F, यानी ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, भिन्न संख्या को चुनिए, यानी ये ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, इसमें ऑड चुनना है। तो इसमें देख लेते हैं 84, 24, 56 या 94। सो यहाँ पर जो ये संख्याएं हैं ये 84, 24, 56 ये सब 4 के टेबल में आती हैं, और जो 94 है वो 4 से कटता नहीं है, भाज्य नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका जो भिन्न संख्या है वो है ऑप्शन 4, यानी 94। नेक्स्ट है, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या, यानी ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, सर्कल में इसमें गिवन है संख्या, और ये जो बाहर जो नंबर्स दिए गए हैं ये इनके बेस्ड है। तो इसमें देख लेते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन में है या प्लस में है। सबसे पहले हम प्लस या मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। सो 4 और 3 7 और 2 9 10, और यहाँ पर इसको ऐड कर लीजिए, 4 और 3 7 और 9 और 1 10, ठीक है। और 10 को 3 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 30 बन रहा है। तो इसको देख लेते हैं, 5 2 और 5 7 और 4 11 और 3 14, 14 3 42, इसको भी 3 से ही गुना करना है। ये भी 3 से गुना करके 10 आ रहा है, ये 3 से गुना करके 42 आ रहा है। तो इसको देख लेते हैं, इसको भी आप ऐड कर लीजिए और 3 से मल्टीप्लाई कर लिए। तो इसको 6 और 3 9 और 5 14 और 4 18, 18 3 54, यानी यहाँ पर जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 2। जो सर्कल में जो संख्या आएगी वो आएगी 54। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हमें सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प चुनिए, सम्मेलन अध्यक्ष और समाचार पत्र। जैसे सम्मेलन का अध्यक्ष होता है वैसे ही समाचार पत्र का कौन होता है। जिस तरह से कोई सम्मेलन होता है उसका जो मुख्य व्यक्ति होता है वो उसका प्रेसिडेंट होता है, यानी अध्यक्ष होता है। तो उसी प्रकार जो न्यूज़पेपर होता है, समाचार पत्र होता है, उसका कौन होता है, मुद्रक, संपादक, वितरक या संवाददाता। उसका होता है संपादक, उसको संपादित करने वाला उसका मुख्य व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, जिस प्रकार मूल्य निर्धारक का संबंध
भवन से है उसी प्रकार समीक्षक का संबंध किससे है। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि मुख्य निर्धारक जो होता है उसका संबंध भवन से है, तो समीक्षक का संबंध किससे है, न्यायाधीश से, स्वर्ण से, पुस्तक से या श्रेष्ठ कृति से। जो मूल्य का निर्धारण मूल्य का जो निर्धारण किया जाता है तो भवन से संबंधित होता है, उसी प्रकार जो पुस्तक होती है, जो बुक्स होती है, उसका संबंध समीक्षक से होता है, उसकी पहले समीक्षा की जाती है। तो इसका जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन 3 यानी पुस्तक से। नेक्स्ट है, यदि परसों सोमवार था तो परसों कौन सा दिन होगा। तो इसमें कहा गया है यदि परसों सोमवार था फर्स्ट लाइन से, तो आज क्या दिन बनेगा। परसों सोमवार था तो अगले दिन मंगलवार था और आज बुधवार हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आज, क्योंकि हमें आज का दिन पता है कि बुधवार है, तो परसों कौन सा दिन होगा, तो परसों हो जाएगा बुध वीर शुक्र, तो परसों हो जाएगा शुक्रवार यानी ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उन शब्दों को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं लिखा जा सकता। तो यहाँ पर देख लीजिए ग्रेट, GREAT, तो आपने क्या करना है, जो ऊपर वर्ड गिवन है उसके हिसाब से देख लेना है। आप इसमें देख लीजिए GREAT, ग्रेट, ये इससे बन सकता है। फिर ग्रीगेरियस, यहाँ पर डबल जी है और इसमें सिंगल जी है, तो ये वर्ड इससे नहीं बन सकता है। फिर भी आप बाकी जो ऑप्शंस होते हैं उनको चेक कर लीजिए। आउटेज, आउट ये बन रहा है और एज ये बन रहा है। सूरत, SURAT, तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, यदि E बराबर 5 RED 27, तो डांस कौन सा मान, डांस का मान होगा 28, 26, 25 या 27। यहाँ पर इन्होंने जो नंबर का जो स्थान होता है, जैसे ABCDEE 5 नंबर पे होता है, तो RED इन्होंने जो नंबर्स हैं उनको ऐड किया हुआ है। यानी जो रेड, इससे देख लेते हैं ना, रेड से R किस प्लेस पे होता है, R 18 पे होता है, E 5 पे होता है और D 4 पे होता है। तो आप इसको इजोटाई से सॉल्व कर लीजिए। 18, 5, 4 ये 27 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो डांस बनेगा DANCE, आप इनके प्लेस देख लीजिए। जो D होता है वो 4 नंबर पे, A 1 नंबर पे, N 14 नंबर पे, C 3 नंबर पे और E 5 नंबर पे। तो इसका भी जो एडिशन आएगा वो आएगा 27। सो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन 4 27। तो दोस्तों अब जब हम यहाँ पर हमारे जो हरियाणा जीके वाला जो भाग है वो आ चुका है और यहाँ पर अब हम हरियाणा जीके से संबंधित 90+ जो क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, सरस्वती सोमप्रयाग, ये किस ज़िले में है। और यहाँ पर हम अब जाइए धार्मिक स्थल जो है इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को जरूर मिल सकता है। तो सरस्वती सोमप्रयाग का बताना अपने हरियाणा किस ज़िले में है। पेहवा, कुरुक्षेत्र, आदिबद्री यमुनानगर में, देवसर भिवानी या स्थलबोहर रोहतक में। और यहाँ पर है ऑप्शन बी वाला, आदिबद्री यमुनानगर में। अब यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन और बन जाते हैं। जैसे पेहवा कहाँ किस में पड़ता है, कुरुक्षेत्र में। आदिबद्री स्थान कहाँ पर है, यमुनानगर में। देवसर कहाँ पर है, भिवानी में। स्थलबोहर कहाँ पर है, रोहतक में। तो इस प्रकार से आपके 4 क्वेश्चन और ये बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डेरा सच्चा सौदा आश्रम, ये कहाँ पर है। तो इसमें तो ऑप्शन सी वाला है।
नेक्स्ट है यहाँ पर बुद्ध माता का प्रसिद्ध मंदिर हरियाणा के ये किस जिले में है? गुरुग्राम, सोनीपत, यमुनानगर या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो बुद्ध माता का प्रसिद्ध मंदिर, और ये है ऑप्शन ए में, गुरुग्राम मुबारकपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कपिल मुनि का संबंध हरियाणा के किस नगर से माना जाता है? कलायत, कैथल, करनाल या कुरुक्षेत्र से? तो कपिल मुनि का जो संबंध माना गया है कलायत से माना गया है। अगला क्वेश्चन है श्री कालेश्वर महादेव मठ हरियाणा के ये किस जिले में है? जींद, कुरुक्षेत्र, रोहतक या महेंद्रगढ़ में? और ये है कुरुक्षेत्र में। कहाँ से कुरुक्षेत्र, कहाँ से कालेश्वर। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल ये दिया गया है। तो पितरों के श्राद्ध के लिए जैसे गया प्रसिद्ध है, ऐसे ही पेहवा, स्थलभौर, कुरुक्षेत्र या कामेश्वर प्रसिद्ध है। और पितरों के श्राद्ध के लिए और ये माना गया है पेहवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर छुड़ानी धाम का संबंध ये किस महापुरुष से है? स्वामी नित्यानंद, संत हरिदास, संत रविदास या संत गरीबदास से? तो छुड़ानी धाम का संबंध, और ये ऑप्शन डी में, संत गरीबदास। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म सरोवर तीर्थस्थल ये कहाँ पर है? पेहवा, कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद में? तो आसान क्वेश्चन है, ब्रह्म सरोवर, और ऑप्शन सी वाला रहेगा, तो ये कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर सोहना नगर ये किन के लिए जाना जाता है? चंडी देवी मंदिर के लिए, ठंडे पानी का जलाशय, गर्म पानी का जलाशय या कोई सा भी नहीं? तो सोहना नगर, और आपने जहाँ पढ़ा होगा गर्म पानी का चश्मा, अर्थात वहाँ पर क्या है, प्राकृतिक रूप से गर्म पानी है। तो ये गर्म पानी के जलाशय के लिए इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आदिबद्री नारायण एवं श्री केदारनाथ मंदिर हरियाणा के किस जिले में है? आदिबद्री नारायण एवं श्री केदारनाथ मंदिर कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक या गुरुग्राम में? और यह है ऑप्शन बी वन। तो आदिबद्री नारायण श्री केदारनाथ मंदिर जो है ये यमुनानगर में है। नेक्स्ट है जमदग्नि ऋषि से संबंधित राखीगढ़ी तीर्थ स्थल कहाँ पर है? आप यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। जमदग्नि ऋषि का संबंध कहाँ से है? राखीगढ़ी से। और राखीगढ़ी कहाँ पर है? रेवाड़ी, भिवानी, जींद या हिसार में? और ये जो स्थान है ये हिसार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्दलक ऋषि का संबंध स्याणा तीर्थ स्थल ये किस जिले में है? हिसार, कुरुक्षेत्र, रोहतक या महेंद्रगढ़ में? और यहाँ पर भी जो हमारा आंसर ऑप्शन डी वाला रहेगा, तो ये महेंद्रगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कपालमोचन जो तीर्थ स्थल है यमुनानगर में, ये यह किस ऋषि मुनि से संबंधित है? अब यहाँ पर भी कई क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कपालमोचन कहाँ पर है? यमुनानगर में, या यमुनानगर ना गए हो दिया गया हो तो वहाँ पर बिलासपुर फिर दिया गया होगा। अब इनका संबंध किस ऋषि मुनि से है? दुर्वासा, च्यवन, अगस्त या कपिल मुनि से? और इनका जो संबंध है ये अगस्त ऋषि से माना गया है। नेक्स्ट हमारे पर क्वेश्चन आ जाता है प्रासा ऋषि से संबंधित बहलोलपुर तीर्थ स्थल हरियाणा के किस जिले में है? महेंद्रगढ़, रोहतक, करनाल या कुरुक्षेत्र में? तो जो प्रासा ऋषि जो है इनसे संबंधित बहलोलपुर ये तीर्थ स्थल है, और यह है ऑप्शन सी करनाल में। नेक्स्ट है पिपलाद ऋषि से संबंधित बागोत तीर्थ स्थल हरियाणा के किस जिले में है? रेवाड़ी, भिवानी, जींद या महेंद्रगढ़ में? तो पिपलाद ऋषि से संबंधित जो बागोत तीर्थ है, और इसका संबंध है ऑप्शन डी महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा तीर्थ है? शीतला, धमतान, रामदेव या सतकुंभा तीर्थ? तो सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में, और यह ऑप्शन डी वाला सतकुंभा तीर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में किस अवसर पर धर्म अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है? पूर्णिमा के अवसर पर, अमावस्या के अवसर पर, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर? तो कुरुक्षेत्र जिले में किस अवसर पर धर्म अनुष्ठान का आयोजन होता है? और ये है ऑप्शन सी सूर्य ग्रहण के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तीर्थ स्थल का महत्व गया तीर्थ स्थल की तरह है?
ये क्वेश्चन शायद हमने पहले भी कर लिया है, तो ऑप्शन ए वाला रहेगा पेवा तीर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर माता समलोठा देवी का मंदिर कालका, पंचकुला, पिंजौरिया, मोरनी में। तो माता समलोठा देवी का मंदिर, और ये है ऑप्शन डी मोरनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम में किस तीर्थ की महिमा का बखान किया गया है? कुबेर, डुंडू, सोम या कमला तीर्थ। और यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन रहेगा बी वाला, डुंडू तीर्थ का। नेक्स्ट यहाँ पर हरियाणा पुराणों में किसने गणेश जी का गज दंत तोड़ा था, जिससे गणेश जी को एक दंत की उपाधि दी गई थी? परशुराम, वासुदेव, राम या शिव शंकर ने। और यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन ए वाला रहेगा, परशुराम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर माता शीतला का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर हरियाणा के किस नगर में है? रेवाड़ी, नारनौल, हिसार या गुड़गांव में। तो शीतला माता का मंदिर, और यह है ऑप्शन डी गुड़गांव अर्थात गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कुरुक्षेत्र में स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर ये बनवाया गया था। अब यहाँ पर भी कई क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कुरुक्षेत्र में कौन सा मंदिर है? सर्वेश्वर महादेव का मंदिर। अब ये बनाया गया था बाबा हरिदास, तारकनाथ, सर्वनाथ या जुगल बिरला के द्वारा। और यहाँ पर जो हमारा सही आंसर, और ये ऑप्शन सी वाला, बाबा सर्वनाथ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थल भौर किस ऋषि का मठ है? यहाँ पर कपिल मुनि, च्यवन ऋषि, वेद व्यास या मस्तनाथ का। तो स्थल भौर ऋषि का संबंध बताना है, और ये माना गया है मस्तनाथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सिंधपुरा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? जींद, गोहाना, कैथल या सफीदों में। तो सिंधपुरा साहिब गुरुद्वारा, और ये है ऑप्शन डी सफीदों में। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, स है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी सा है। स से सफीदो, स से सिंधपुरा। अगला क्वेश्चन आएगा अग्रोहा धाम किस वजह से पूरे भारत में प्रसिद्ध है? जाट भूमि, शीतला माता मंदिर, शरद पूर्णिमा या महाराजा अग्रसेन के काम। और ये जो है ऑप्शन डी वाला रहेगा। यहाँ पर महाराजा अग्रसेन जो है, इनके नाम पर यह अग्रोहा नाम पड़ा था, तो इनके लिए इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे गीता का ज्ञान दिया गया था, तो वो जो स्थान है कहाँ पर है? ज्योतिषर में, अमीन, पांडु पिंडारा या कोई सा भी नहीं। तो जहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, और यह ऑप्शन ए ज्योतिषर में। नेक्स्ट जो हमारा पर क्वेश्चन है आदि बद्री नारायण मंदिर ये किस नदी के उद्गम स्थान पर है? सरयू, यमुना, सरस्वती या गंगा। तो आदि बद्री नारायण मंदिर, और इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये रहेगा ऑप्शन सी में, सरस्वती नदी। नेक्स्ट है दाऊजी का मंदिर ये किसकी स्मृति में बनवाया गया था? भगवान कृष्ण, शिव, राम या बलराम। या फिर आप इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ये जो दाऊजी जो है ये किन का नाम था, किन्हें कहा जाता था? तो ये जो भगवान बलराम जो है इनको ही दाऊजी कहा जाता था, ये इन्हीं का ही नाम है। तो इस प्रकार भी आप जो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से हरियाणा का जो सबसे बड़ा पवित्र तालाब चारों ओर से पक्का बना हुआ है ये कहाँ पर है, कौन सा है? और कर्ण झील, पांडु पिंडारा, ब्रह्म सरोवर या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो ये सबसे बड़ा पवित्र है, चारों ओर से पक्का है, और ये वाला जो है ये ब्रह्म सरोवर है। कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर राजघाट गुरुद्वारा ये कहाँ पर है? अटेली, कुरुक्षेत्र, भिवानी या यमुनानगर में। तो राजघाट गुरुद्वारा, और ये है ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह धार्मिक केंद्र या फिर स्थल कौन सा है जहाँ कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? तो अब ये हमने पहले जो ये क्वेश्चन किया हुआ है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको इसी वीडियो में ही याद हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर श्री 11 रुद्री मंदिर, बड़ी देवी का मंदिर, सनातन धर्म मंदिर, वृद्धाश्रम, गीता भवन, डेरा बाबा शीतलापुरी, ये कुटी स्वामी मंदिर, देव मंदिर, हनुमान वाटिका हरियाणा के कौन से जिले में है? सिरसा, हिसार, रेवाड़ी या कैथल में। तो ये सभी की सभी कहाँ पर है? और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन डी वाला। तो ये सभी की सभी
कैथल में है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है ये है ज्योतिसर। ज्योतिसर को जाना जाता है या फिर जो कह सकते हैं कि ज्योतिसर प्रसिद्ध है। गोल्फ मैदान, पहाड़ी नदी या भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। तो ऑप्शन डी जो यहाँ पर रहेगा, इसी कारण ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कुरुक्षेत्र में किस वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया था। तो श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश पीपल, नीम, बरगद या ठीक वो पेड़ कौन सा था, और वो जो पेड़ है बरगद का है और इस समय भी वो वर्तमान में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलवल में स्थित प्रसिद्ध मंदिर। तो पलवल में स्थित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? बिरला मंदिर, दाऊजी मंदिर, पंचवटी मंदिर या माधवाला मंदिर। तो पलवल में कौन सा है, और इसमें है ये ऑप्शन सी वाला, पैसे पलवल, पैसे पंचवटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भीमा देवी कॉम्प्लेक्स ये कहाँ पर है? पिंजौर, सफेदो, जगाधरी या हांसी में। तो भीमा देवी कॉम्प्लेक्स और इसका जो संबंध माना गया है ये रहेगा ऑप्शन ए वाला, पिंजौर में। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा शहर जो छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? सिरसा, अम्बाला, भिवानी या फरीदाबाद। तो छोटी काशी जो है ये कहा जाता है ऑप्शन सी, भिवानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर ज्योतिसर सन 1924 में अक्षयवट के चारों ओर पक्के चबूतरे का निर्माण किसने करवाया था? शंकराचार्य, महाराजा दरभंगा, श्रीमती चंद्रावती या इनमें से कोई से भी नहीं। तो ज्योतिसर में स्थित 1924 में अक्षयवट के चारों ओर पक्के चबूतरे का जो निर्माण कराया गया था और ये था महाराजा दरभंगा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है ज्योतिसर में स्थित एक कृष्ण अर्जुन रथ का निर्माण सन 1967 में किन के द्वारा कराया गया था? शंकराचार्य, महाराजा दरभंगा, श्रीमती चंद्रावती, इनमें से कोई सभी नहीं, और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन ए में रहेगा, शंकराचार्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस शहर को नवग्रह कुंड की उपाधि के कारण छोटी काशी भी कहा जाता है? हिसार, कैथल, रोहतक या सिरसा को। और यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो ये कैथल जो है इसे ही नवग्रह कुंड की जो उपस्थिति है इसके कारण छोटी काशी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर किस मंदिर का निर्माण पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात कराया गया था? दाऊजी का मंदिर, सती का मंदिर, देवी तालाब का शिव मंदिर या अदिति का मंदिर। तो पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद कराया गया था और पानीपत जैसे 3 लड़ाई के लिए जाना जाता है। पहली 1526 में, दूसरी 56 में और तीसरी 1761 में हुई थी। अब यहाँ पर ये मंदिर जो है अपने बताना है, और मंदिर जो यहाँ पर इसमें माना गया है ऑप्शन सी वाला, देवी तालाब का शिव मंदिर। नेक्स्ट है ऋतु परिवर्तन व दान का पर्व इनमें से कहा जाता है? होली, मकर संक्रांति, दीपावली या बैसाखी को। तो ऋतु परिवर्तन व दान का जो पर्व यहाँ पर माना गया है ये मकर संक्रांति को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पवित्र सरोवर का पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है? हटकेश्वर सरोवर, पुंडरीक सरोवर, ब्रह्म सरोवर या ज्योतिसर सरोवर का। तो जिसका पानी आज तक भी नहीं सूखा है, ये पवित्र सरोवर जिसका पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है, और यह ऑप्शन बी वाला, पुंडरीक सरोवर। नेक्स्ट है राज्य के किस नगर में बाबा शाह कमाल की मजार है? गोहाना, होडा, रेवाड़ी या कैथल में। और इसमें जो आंसर है ऑप्शन डी रहेगा, तो ये कैथल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुग्राम के समीप सराय अलवर्दी नामक गांव में मुस्लिम शासक के काल में ये मस्जिद का निर्माण हुआ था, तो कौन सी है? निर्माण जो कराया गया था? फिरोज तुगलक, हुमायूं, अलाउद्दीन खिलजी या बाबर के द्वारा। और यह है ऑप्शन सी में, अलाउद्दीन खिलजी जो है इनके द्वारा कराया गया था ये गुरुग्राम के समीप सराय अलवर्दी नामक गांव में। अगला क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र में जो प्रसिद्ध है ब्रह्म स्नान के लिए, ज्योतिसर, महाभारत या इन सभी के लिए। तो कुरुक्षेत्र जो प्रसिद्ध है वो इन सभी कामों के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर ब्रह्म स्नान भी होता है, अर्थात ब्रह्म सरोवर भी है, और ज्योतिसर भी है, और महाभारत के लिए भी नहीं जाना जाता है। नेक्स्ट है गौकर्ण तालाब कहाँ पर है? जींद, सोनीपत, रोहतक या नारनौल में।
तो यहाँ पर आया है गौकांड तालाब, और इसका संबंध है ऑप्शन सी में, तो ये रोहतक में है। अगर कर्ण झील होती तो वो करनाल में थी। नेक्स्ट है यहाँ पर चैतन्य जो महाप्रभु है इनका संबंध आपने बताना है। अपागा तीर्थ, मार्कंडेय, कुबेर या कमला तीर्थ। चैतन्य महाप्रभु और इनका जो यहाँ पर संबंध माना गया है तो ऑप्शन सी वाला रहेगा, तो इनका संबंध कुबेर तीर्थ से माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर च्यवन ऋषि से। तो ये जो च्यवन ऋषि जो है इनकी याद में मेला लगता है, और वो स्थान बताना है। हरियल, मोहनी पहाड़ी, डोसी या मोहाली में। तो च्यवन ऋषि की याद में मेला लगता है और ये स्थान है डोसी की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा कमली वाले का डेरा, ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार या नालवन में। और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन ए में रहेगा। यहाँ से आप याद रख सकते हैं कुरुक्षेत्र और कमली। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा तोसा में अति प्राचीन मंदिर है, ये किस देवता से संबंधित है? शिव, विष्णु, ब्रह्मा या पार्वती से। तो तोसा में अति प्राचीन मंदिर, और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी में रहेगा, तो विष्णु देवता जो से संबंधित है। अगला क्वेश्चन रहेगा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान किस विद्वान का है? श्री सीताराम शास्त्री, कपिल देव शास्त्री, जयराम शास्त्री या पंडित स्थाणु शर्मा का। तो सबसे अधिक जो यहाँ पर योगदान इसमें माना गया है ये ऑप्शन डी वाला रहेगा, पंडित स्थाणु शर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर कुरुक्षेत्र के ज्योतिषार सरोवर के निकट बिरला मंदिर का निर्माण किन के द्वारा कराया गया था? तो कहाँ पर है? ज्योतिषार सरोवर के पास है बिरला मंदिर। जुगल किशोर, लाला केशवराम, जुगलनंद या गुरुदयाल बिरला के द्वारा। और यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए, तो जुगल किशोर बिरला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जींद में जो पांडु पिंडारा तीर्थ है इसमें उपयुक्त स्नान व पिंडदान माना जाता है, तो ये कब होता है? कार्तिकी पूर्णमासी, कार्तिकी अमावस, सोमवती अमावस्या या कार्तिकी सोमवती अमावस्या को। और ये जो होता है ये ऑप्शन डी में रहेगा, कार्तिकी सोमवती अमावस्या को। अब जींद में कौन सा तीर्थ है? तो पांडु पिंडारा तीर्थ। अगला क्वेश्चन रहेगा शीशे वाली मस्जिद या दीनी मस्जिद या फिर लाल मस्जिद, ये कहाँ पर है? तो कोई से भी एग्जाम में यहाँ पर पूछा जा सकता है, चाहे शीशे वाली मस्जिद आ जाए, दीनी मस्जिद आ जाए या फिर लाल मस्जिद आ जाए। आपका जो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी वाला होना चाहिए, तो ये सभी रोहतक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर कुरुक्षेत्र में स्थित जो बिरला मंदिर है ये किस सरोवर के निकट है? बाणगंगा, नरकतारी, ब्रह्म सरोवर या ज्योतिसर के निकट। और आसान क्वेश्चन है, तो ये ब्रह्म सरोवर के पास है। हेलो, जो यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा हमारा शक्तिपीठों में से भद्रकाली शक्तिपीठ ये किस स्थान पर है? जींद, नारनौल, कुरुक्षेत्र या फिर हिसार में। और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन सी में रहेगा। तो 51 शक्तिपीठों में से जो भद्रकाली शक्तिपीठ है ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सीता मातला जो है इनका मेला लगता है, इनका एक मंदिर भी है। और कोई सा भी एग्जाम में आ जाए तो उत्तर आपका गुरुग्राम ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हरियाणा के किस स्मारक को उत्तरी भारत का खजुराहो कहा जाता है? तो ये स्मारक कौन सा है जिसे उत्तरी भारत का खजुराहो कहा जाता है? भीमा देवी, प्राचीन शिव मंदिर, बौद्ध स्तूप या शोभा सागर तालाब। और यहाँ पर एक ऑप्शन ए वाला, भीमा देवी कॉम्प्लेक्स स्मारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर खालसा पंथ की स्थापना बैसाख, कार्तिक, चैत्र या सावन में। तो खालसा जो स्थापना जो है ये ऑप्शन ए में रहेगा, बैसाख। अगला क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र में जो स्थानेश्वर महादेव का मंदिर है ये मुख्य रूप से किस भगवान को समर्पित है? कृष्ण, शिव, ब्रह्मा या कोई सा भी नहीं। तो कुरुक्षेत्र में स्थित है स्थानेश्वर महादेव का मंदिर, और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी में रहेगा, तो ये शिव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ सूरज कुंड का निर्माण ये कराया गया था? अनंगपाल द्वितीय, हर्षवर्धन, हेमचंद्र या महिपाल के द्वारा। तो सूरज कुंड का निर्माण, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, अनंगपाल और द्वितीय के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी? तो हिसार, सोनीपत, करनाल या कुरुक्षेत्र में। और यहाँ पर है हमारा ऑप्शन डी वाला, कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है गुरुद्वारा नीम साहिब, ये किस जिले में है?
और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पानीपत, कैथल, रोहतक या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो गुरुद्वारा नीम साहिब, और ये है कैथल में। अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, हरियाणा में जो नवग्रह कुंड है ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र, कैथल, गुरुग्राम या फरीदाबाद में। तो नवग्रह कुंड, और इनके लिए जाना जाता है कैथल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजी साहिब गुरुद्वारा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हाल ही का जो सीटी एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो धार्मिक स्थल से क्वेश्चन जरूर आया हुआ था और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका आगे ग्रुप डी के भी एग्ज़ाम होने हैं और जो हाल ही में स्टेट का भी एग्ज़ाम होने वाला है 2-3 दिन के अंदर, तो इनके लिए भी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। तो मंजी साहिब गुरुद्वारा, और इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो इसका संबंध कैथल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये सही युगम आपने बताना है कौन सा है? काबुली बाग कैथल में है, नवग्रह कुंड पानीपत में है, जलमहल नारनौल में, और ज्योतिसर अम्बाला में है। तो सही एक है यहाँ पर, सिर्फ एक ही है सही, और ये ऑप्शन सी वाला है कि जलमहल नारनौल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चंद्रगुप्त से ये बनाया गया था श्री कृष्ण, सर्वनाथ, युधिष्ठिर या हर्षवर्धन के द्वारा, और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा सी में, युधिष्ठिर जौन के द्वारा बनाया गया था ये चंद्रगुप्त मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हरियाणा के स्थान पर अक्षय वट तथा शिव मंदिर के भगवान अवशेष विद्यमान है? ज्योतिसर, इमलोटा, पांडुपिंडारा या मीन कुरुक्षेत्र में। तो कौन से स्थान है जहाँ पर अक्षय वट और शिव मंदिर के भग्नावशेष विद्यमान हैं? और ये जो स्थान है ये ज्योतिसर है, जहाँ पर गीता का उपदेश श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का जो पुनः निर्माण ये कराया गया था? कुरुवंश, धृतराष्ट्र, भोज प्रतिहार या महाराज सदाशिवराव के द्वारा, और इसका रहेगा ऑप्शन सी वाला, भोजराज प्रतिहार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, डोसे तीर्थ ये किस जिले में है? हिसार, करनाल, महेंद्रगढ़ या भिवानी में। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है डोसे तीर्थ, और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी में रहेगा। तो कहाँ पर है? ये महेंद्रगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेरा सच्चा सौदा आश्रम, तो इसका है ऑप्शन सी वाला, पहले भी जो है शायद इसका हमने कर लिया है, ये ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यह सुमेलित करना है आपने, और सुमेलित करने में जो आंसर है ऑप्शन डी वाला है, 4, 3, 2 और 1, या 1, 2, 3, 4। तो उदलक इनका संबंध सियाणा से है, पिपलाद का संबंध बागोत से, च्यवन ऋषि का संबंध डोसी से, और जमदग्नि का संबंध राखीगढ़ी से माना गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदलक का संबंध सियाणा से, पिपलाद का बागोत, च्यवन ऋषि का डोसी, और जमदग्नि का राखीगढ़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है वनस्थली से। वनस्थली तीर्थ हरियाणा के किस जिले में है? कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, यमुनानगर या पंचकुला में। तो वनस्थली तीर्थ है, और यह ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, धोबलधान तीर्थ हरियाणा के किस जिले में है? कुरुक्षेत्र, रोहतक, हिसार या जींद में। तो धोबलधान ये तीर्थ है जो ये आपके ऑप्शन बी रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर जो मार्कंडेय ऋषि है इनसे, मार्कंडेय ऋषि से संबंधित हरि औ ये तीर्थ है कुरुक्षेत्र, रोहतक, अम्बाला या करनाल में। और इसका जो संबंध है तीर्थ का, तो इसका है अम्बाला से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, जिला कुरुक्षेत्र में जो बाबा कमली वाले का डेरा है, ये इसके संस्थापक कौन थे? और यहाँ पर जो इनके संस्थापक माने गए हैं ये ऑप्शन बी में रहेगा, श्री स्वामी विशुद्धानंद महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, किंवदंती के अनुसार पांडवों ने हरियाणा राज्य के किस स्थान पर जयंती देवी के सम्मान में मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये किंवदंती है 4 प्राचीन समय की जो बातें हैं उनके अनुसार, और इनके अनुसार जो माना गया है ये ऑप्शन सी वाला है यहाँ पर, जींद। जैसे जयंती, और जयंती जो है इनके नाम पर जींद पड़ा था, या फिर हरिदेव हरियाणा के नाम से भी जींद जो है इसे जाना जाता है। हेलो क्वेश्चन यहाँ पर, शीतला माता का मंदिर किस वास्तुशिल्प पैटर्न पर ये बनाया गया है, डिजाइन किया गया है? हरियाणवी, मुगलई, राजस्थानी या सामान्य है। और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन बी में रहेगा,
मुगलई शैली जो उस पर आधारित है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें भी आपने सही जोड़े का चयन जा करना है। और यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो भ्रम स्वरूप कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। कपाल मोचन जो ये यमुनानगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर श्री कृष्ण संग्रहालय ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र, रोहतक, पानीपत या फरीदाबाद में। और इसका जो संबंध है ये भी ऑप्शन ए में रहेगा, कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत युगम आपने बताना है यहाँ पर काबली बाग, नवग्रह कुंड, जलमहल या ज्योतिषर सरोवर। और यहाँ पर एक गलत है, और गलत कौन सा है? तो ये ऑप्शन डी वाला है, क्योंकि ज्योतिषर सरोवर ये कुरुक्षेत्र में है, तो अम्बाला यहाँ पर गलत है। अब इसके 3 क्वेश्चन है, काबली बाग पानीपत, नवग्रह कुंड कैथल और जलमहल नारनौल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर है? फरीदाबाद, जींद, रोहतक या झज्जर में। तो भूतेश्वर मंदिर, और इसका संबंध है ऑप्शन बी जींद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम ये प्रारंभ किया था? गौशाला, दयानंद मठ, मंदिर निर्माण या धर्मशाला। और यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन ए वाला रहेगा, तो गौशाला जो का निर्माण किया था। नेक्स्ट है मंजी साहिब गुरुद्वारा ये कहाँ पर है? अम्बाला, झज्जर, फतेहाबाद या रेवाड़ी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मंजी साहिब गुरुद्वारा, और इसका जो संबंध माना गया है ऑप्शन ए में रहेगा। तो ये कहाँ पर है? अम्बाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष शीत ऋतु में ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में शुक्ल पक्ष एकादशी को मार्गशीर्ष मास में प्रारंभ होकर कितने दिन तक गीता जयंती के समारोह का आयोजन किया जाता है? हाल ही में गीता जयंती चल रही है कुरुक्षेत्र में, तो इसका आयोजन पूछा गया यहाँ पर 7, 9, 14 या 18 दिन, और ये है ऑप्शन डी, तो 18 दिन तक ये चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ज्योतिषर सरोवर के कुल लंबाई कितनी है? ज्योतिषर सरोवर की कुल लंबाई, और लंबाई जो है यहाँ पर इसमें ऑप्शन बी वाली है 1000 फुट या 304.8 मीटर। तो ये यहाँ पर लंबाई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर किस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? और आसान क्वेश्चन है, तो कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट राज्य में घंटेश्वर मंदिर कहाँ पर है? गुरुग्राम, भिवानी, रेवाड़ी या कैथल में। तो घंटेश्वर मंदिर, और ये कहाँ पर है? तो घंटेश्वर मंदिर का जो संबंध है ऑप्शन सी में रहेगा, ये रेवाड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर भीमा देवी मंदिर के अवशेष एक ही स्थान से मिले हैं? सूरजकुंड, नारनौल, पिंजौर या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो भीमा देवी मंदिर, और इसका संबंध है यहाँ पर ऑप्शन सी में, तो ये पिंजौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर महावीर जयंती मनाई जाती है? भाद्र पक्ष पंचमी, एकादशी, त्रयोदशी या शुक्ल पक्ष में। तो महावीर जयंती का जो संबंध माना गया है ऑप्शन सी में माना गया है, तो ये चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पांडव पिंडारा पवित्र स्थल ये किस शहर के निकट है? जींद, हिसार, दिल्ली या रोहतक के निकट, और ये स्थान है जींद के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाल्गु तीर्थ ये कहाँ पर है? कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद या अम्बाला में। तो फाल्गु तीर्थ, और इसके लिए जो जान जाता है ये कैथल को जान जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर का निर्माण कराया गया था? राजा भरत, अशोक, पांडव या राजा कुरु के द्वारा। तो ब्रह्म सरोवर का निर्माण जो हुआ था ये राजा कुरु जो उन्होंने कराया था। अगला क्वेश्चन है जींद का कौन सा स्थान है जहाँ दुर्योधन वध के लिए जाना जाता है? सूर्यकुंड, डुंडू तीर्थ, पंचवटी या हंसनहर। तो जींद का स्थान है ये जो दुर्योधन के वध के लिए प्रसिद्ध है, और ये स्थान है डुंडू तीर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर पिंजौर का संबंध माना गया है? कौरव, पांडव, श्री कृष्ण, सिख गुरुओं से। तो पिंजौर का जो संबंध है ये पांडवों से माना गया है। अगला क्वेश्चन नरकातारी मंदिर ये किस नदी किनारे स्थित है जिसका उल्लेख महाभारत काल में भी हुआ है? यमुना, सतलुज, गंगा या सरस्वती नदी पर। तो नरकातारी मंदिर, और इसका ऑप्शन डी वाला सरस्वती नदी के किनारे पर।
तो दोस्तों थे हमारे आज के स्टेट की परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।